नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा क्लास 11 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों संकरण। ये संकरण क्या होता है दोस्तों? संकरण का मतलब दोस्तों मिक्सिंग कराना होता है, यानी कि मिलावट करना होता है। जैसे कि दोस्तों हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने 3 स्टूडेंट्स के लिए बोला, 3 स्टूडेंट ए, वी एंड सी, और इन तीनों से बोला दोस्तों कि आप तीनों को एक एक बूंदी का लड्डू लेके आना है। किसका दोस्तों? बूंदी का लड्डू। ए नाम के स्टूडेंट ने बूंदी का लड्डू लिया और उस बूंदी के लड्डू की कीमत थी दोस्तों 1 रुपीज, यानी कि 1 RS, 1 रुपए का। और वी नाम के स्टूडेंट ने जो लड्डू लाके दिया दोस्तों, उसकी कीमत थी 10 रुपीज, 10 रुपए दोस्तों। और सी नाम का जो स्टूडेंट था, उसने कहा सर हम आपको लड्डू थोड़ा कॉस्टली खिलाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 25 रुपीज का एक लड्डू परचेज किया। और दोस्तों उन तीनों लड्डुओं का टेस्ट कैसा होगा? क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपए का लड्डू एक जैसा टेस्ट देगा और 10 वाला 10 जैसा और 25 वाला टेस्ट कुछ अलग ही देगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हम इन तीनों ही लड्डुओं को मिक्स कर दें, कितने लड्डुओं को? 3, और जब तीनों लड्डुओं को मिक्स करने के बाद फिर से नए 3 लड्डू प्रिपेयर करेंगे उन्हीं से, तो क्या दोस्तों तीनों का टेस्ट अलग अलग दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका आंसर होगा सर तीनों लड्डुओं का टेस्ट अब कैसा हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जब मिक्स करने के बाद फिर से आपने 3 नए लड्डू बनाए थे, उनका टेस्ट बिल्कुल सेम यानी कि एक समान हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं ये संकरण क्या है। आपने कितने लड्डू लिए दोस्तों? 3 लड्डुओं को मिक्स किया, मिलावट की, मिक्सिंग की गई। मिक्सिंग करने के बाद फिर से 3 नए लड्डू बना दिए। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन 3 नए लड्डुओं को क्या कहा जाएगा दोस्तों? संकृत लड्डू। और इस क्रिया को, इस मिलावट को क्या कहेंगे? संकरण। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं दोस्तों। संकरण किसे कहते हैं? जब एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले 2 या 2 से अधिक, या तो 2 या 2 से अधिक कक्षक परस्पर मिलकर संकृत होते हैं, तो वे संकृत कक्षक परस्पर मिलकर जो संकृत होते हैं उन कक्षकों को क्या कहते हैं दोस्तों? संकृत कक्षक। और इस घटना को कहा जाता है संकरण। यानी कि अभी मैं जैसे लड्डुओं की बात कर रहा था, क्रिया में कितने लड्डू भाग ले रहे? 3, तो 3 ही फिर से लड्डू आपने प्रिपेयर किए थे। वैसे ही जितने क्रिया में कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है, और उन कक्षकों को कहा जाता है संकृत कक्षक, और ये घटना कहलाती है संकरण। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये संकरण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करना, यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है उस पर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वहां कैसा हाइब्रिडेशन होगा, संकरण होगा। चलिए दोस्तों, संकरण कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों में 3 फॉर्मूलों का विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फर्स्ट आपका, जैसे कि उदासीन अणु के लिए, जब कोई उदासीन अणु होगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए संकरण के लिए फॉर्मूला ये रहेगा दोस्तों। धनायन के लिए ये फॉर्मूला करना है आपको, और ऋणायन के लिए ये वाला फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, हम यहां जिक्र करने वाले हैं कि ये V क्या है, यानी संकरण बराबर B+m/2। यहां V क्या है दोस्तों? V का मतलब है केंद्रीय परमाणु के वायतम कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। V क्या है दोस्तों? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? जो सेंटर में एटम रखा हुआ है, यानी केंद्र में जो एटम यानी परमाणु है, उस परमाणु के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों m क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब है जो आपका सेंट्रल एटम है, यानी केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी बोले तो मोनोवेलेंट,
अर्थात जिनकी संयोजकता एक होती है उनको कहा जाता है दोस्तों एक संयोजी। अब आप कहेंगे सर ये मोनोवेलेंट या एक संयोजी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि आप दोस्तों चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 4 से कम त्यागेगा, एक पॉजिटिव आएगा, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। वैसे ही दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, क्योंकि यहां सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक एन पर एक प्लस आएगा। अगर दोस्तों हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आउटरमोस्ट में, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दोस्तों, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है उस एटम की वैलेंसी यानी कि संयोजकता। अब क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितने दोस्तों? 1। हम यहां बात करने वाले एक संयोजी परमाणुओं की कुल संख्या। यहां डाइवेलेंट नहीं चलेगा, द्विसंयोजी नहीं चलेगा, ट्राइवेलेंट अर्थात त्रिसंयोजी नहीं चलेगा। यानी कि यहां V क्या है? केंद्रीय परमाणु के वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, और M क्या है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की कुल संख्या। अब A क्या है? A का मतलब एनाइन, ए बोले तो एनाइन यानी धनाइनों की कुल संख्या, और C क्या है दोस्तों? ऋणाइनों की कुल संख्या। चलिए दोस्तों एक एक उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी सेंट्रल एटम पर संकरण। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेके चलेंगे दोस्तों आपका NH3। NH3 बोले तो अमोनिया, NH3 बोले तो दोस्तों अमोनिया। अब अमोनिया के क्वेश्चन रहेगा, अमोनिया के नाइट्रोजन पर संकरण कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेंटर में अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, और यहां नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जब आप इसका इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है यानी केंद्रीय परमाणु है, और हम केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात करेंगे। क्या NH3 पर कोई चार्ज है? यानी कि ना तो इस पर पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन मॉलिक्यूल है, और उदासीन मॉलिक्यूल के लिए संकरण निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ही रहेगा, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा संकरण बराबर V+m/2। यहां V क्या है दोस्तों? केंद्रीय परमाणु के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब केंद्रीय परमाणु के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, इसलिए आप क्या लिखने वाले हैं? पहले आप 5 लिखेंगे। अब M क्या है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब केंद्रीय परमाणु क्योंकि नाइट्रोजन है और उससे एक संयोजी परमाणु कितने? 3, इसलिए M की वैल्यू 3 हो जाएगी। Y2 यानी कि ये कितना हो गया? 8Y2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका आंसर आने वाला है 4। अब इसका आंसर 4 है, हमें कैसे पता चलेगा संकरण sp है, sp2 है या फिर दोस्तों sp3 है? चलिए दोस्तों ये जानने के लिए हम बात करेंगे sp_d उपकोष के बारे में। s उपकोष में एक ऑर्बिटल होगा, एक कक्षक। p कोष में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। हम बात करने वाले हैं स्फोर से। अब स्फोर के अकॉर्डिंग चेक करना 1, 2, 3 एंड 4, यानी क्या 4 तक जाएंगे तो इसमें एक तो s का ऑर्बिटल आ गया दोस्तों, एक तो s का कक्षक आ गया, और p के कितने यूज होंगे? यानी कि 4 तक आप जाएंगे तो p के कितने कक्षक यूज होंगे? 3, यानी कि आपका संकरण निकल के आ गया दोस्तों sp3 संकरण, यानी 3 कक्षक p के और एक s का, टोटल 4 कक्षक। कितने कक्षक लेने? 4। संकरण हो गया दोस्तों sp3 संकरण। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्वेरी करता है, ये तो NH3,
अगर H2 में ऑक्सीजन पर कैलकुलेट करना हो संकरण तो कैसे करेंगे दोस्तों। H2 भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी उदासीन अणु, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा आपका। तो इसलिए संकरण बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं संकरण बराबर V प्लस M/2। अब क्योंकि V यहां पर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब इससे एक संयोजी परमाणु, ऑक्सीजन से एक संयोजी परमाणु कितने जुड़े हुए, 2, ये हो गया 8/2, यानी कि दोस्तों इसका भी आंसर आने वाला है 4। कितना आएगा, 4। अब H2 में संकरण, और 4 के लिए मैंने क्या बोला था कि S का एक ऑर्बिटल और P के कितने दोस्तों, 3 संकरण निकल के आ गया sp3 संकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। यानी CH4 में कार्बन पर संकरण क्या होगा। अब इस क्योंकि सेंटर में आपका C रखा जाएगा, जब आप CH4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनने वाली है, सेंटर यानी केंद्र में आपका C है, तो संकरण बराबर V, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, केंद्रीय परमाणु कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट में 4, इससे एक संयोजी परमाणु कितने दोस्तों, 4, इसलिए हो जाएगा 4 + 4 और डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका भी आंसर दोस्तों 4 रहेगा। और 4 के लिए आप संकरण कैलकुलेट करेंगे sp3 संकरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों HNO3 में नाइट्रोजन पर कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि संकरण के लिए ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु है, और उदासीन अणु के लिए संकरण कैलकुलेट करने के लिए हम जो आपका सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु जो होगा दोस्तों, उसके वाइतम कोश में, और यहाँ केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 प्लस, यानी V क्या है दोस्तों, यहाँ V आपका क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। अब आप क्या करने वाले, 3 और 4, यानी 3 परमाणु ऑक्सीजन के और एक हाइड्रोजन का 4 लिखेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां नाइट्रोजन से टोटल परमाणु 4 जुड़े हुए हैं, नो डाउट, बट लेकिन दोस्तों यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, अर्थात द्विसंयोजी होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन के परमाणुओं को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब बचा क्या आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 1, इसलिए डिवाइड बाई 2। अब 6 यानी किसका हो जाएगा दोस्तों, 3। अब 3 के लिए आप क्या करने वाले, 3 के लिए आप संकरण लगाने वाले, एक S और P के कितने दोस्तों, 2 कक्षक, संकरण निकल के आ गया, यानी HNO3 के नाइट्रोजन पर संकरण होगा sp2 संकरण। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर चेक कर सकते हैं। PCl5 के P पर संकरण ज्ञात करना है। क्योंकि PCl5 में P सेंट्रल एटम है, इसलिए संकरण बराबर P कौन है आपका, सेंट्रल एटम, और इसके आउटरमोस्ट में फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 5, इसके आउटरमोस्ट में 5 प्लस, इससे जुड़े एक संयोजी परमाणु कितने, 5, क्लोरीन भी एक संयोजी परमाणु है, इसलिए 5 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 5। और 5 के अकॉर्डिंग इसका संकरण निकलेगा, एक S का ऑर्बिटल, P के कितने, 3, sp3, अभी कितने कक्षक हुए, 3 और 1 4, कितने करने, 5, एक D का आ जाएगा, संकरण निकल के आएगा sp3d संकरण। एक और क्वेश्चन चेक कर लो दोस्तों, SF6 के सल्फर पर, इसमें सल्फर यानी परमाणु क्रमांक 16, सल्फर के वाइतम कोश में, क्योंकि केंद्रीय परमाणु सल्फर है, सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक संयोजी परमाणु फ्लोरीन है, और ये 6 है, डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा दोस्तों 6। और 6 के लिए उम्मीद करता हूं संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2 संकरण निकल के आएगा। क्या संकरण निकल के आएगा दोस्तों, sp3d2 संकरण।
उम्मीद करता हूं दोस्तों न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर आप संकरण कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संकरण। अब हम दोस्तों बात करेंगे किसी भी धनायन और ऋणायन पर कैसे कैलकुलेट करेंगे संकरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसी भी धनायन और ऋणायन पर कैसे संकरण ज्ञात किया जाता है। धनायन और ऋणायन। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करने वाले दोस्तों किसी भी एक ऋणायन, जैसे कि आपका, चलिए पहले धनायन का जिक्र कर लेते हैं। इसमें NH4 अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव के नाइट्रोजन पर संकरण कैलकुलेट करना है। और संकरण कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? यहां संकरण बराबर हो जाएगा B प्लस M माइनस A/2। अब आप कहेंगे सर B प्लस M तो समझ में आता है, ये A माइनस क्यों किया? चलिए, सबसे पहले वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? V क्या है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल नाइट्रोजन का दूसरा होगा सेकंड, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 2,5। नाइट्रोजन का सेकंड सेल वैलेंस सेल है और उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अब वैलेंस सेल उसके बाद केंद्रीय परमाणु जो आपका है सेंट्रल एटम, उससे कितने एक संयोजी परमाणु है? 4। अब इस पर क्योंकि माइनस आया है, माइनस ए का मतलब एनाइन यानी धनाइन, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है दोस्तों? यानी कि 1 प्लस, इसलिए 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसका जो आंसर लेके आने वाले हैं वो कितना है? 4। और 4 के लिए संकरण क्या निकल के आएगा दोस्तों? 4 के लिए वही आपका sp3 संकरण निकल के आएगा दोस्तों। यदि ए होगा, ए का मतलब एनाइन यानी धनाइन, क्योंकि एक पॉजिटिव का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया इसमें से। अब दोस्तों क्वेश्चन करते हैं सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव वाले की। किसकी दोस्तों? सल्फेट आयन SO4। अब SO4 के एस पर संकरण ज्ञात करना है दोस्तों। अब संकरण बराबर ऋणायन के लिए क्या करने वाले हैं? B प्लस M प्लस C। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इसलिए ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2। अब V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम के। अब सेंट्रल एटम सल्फर है और सल्फर के वाइटम कोश में 6। ऑक्सीजन द्विसंयोजी परमाणु है, अर्थात इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए इसके एटम्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी इससे एक संयोजी परमाणु एक भी नहीं है, ये तो द्विसंयोजी परमाणु है, इसलिए 0 प्लस C। अब C क्या है दोस्तों? C आपका रहेगा कैटाइन। C क्या आपका? कैटाइन। अब कैटाइन मतलब कितने नेगेटिव चार्ज है इस पर, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज 2 डिवाइड बाई 2। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर फिर से लेके आने वाले हैं 4। और 4 के लिए क्या संकरण आएगा दोस्तों? sp3 संकरण निकल के आएगा। चलिए दोस्तों, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, PO4 ट्रिपल नेगेटिव के P पर संकरण ज्ञात करना है और संकरण बराबर V। यहां फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 2 8 5, यानी सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट का मतलब वाइटम कोश, प्लस एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसलिए इसके एटम्स को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इसके पास मोनोवेलेंट एटम नहीं है 0। प्लस इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, यानी 3 डिवाइड बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आने वाला है? इसका भी आंसर आप 4 लेके आने वाले हैं। और 4 के लिए संकरण होता है sp3 संकरण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संकरण की डेफिनेशन और किसी भी सेंट्रल एटम पर संकरण कैसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।